द प्रॉपर्टी लॉ नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है ना। इतने सारे सेक्शंस, इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्स तो बस सर पर ही हैं। बट डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज इस सेशन के बाद आप एग्जाम हॉल में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, ये मेरा वादा है। राइट। तो आज हम लोग मास्टर करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी टीपीए 1882 का यूनिट 5। मैं आपको बता दूं, आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए ये सबसे सबसे जरूरी यूनिट्स में से एक है, इसलिए हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 सेक्शंस को एक एक करके बिल्कुल डिटेल में डिकोड करेंगे। समझिए, ये आपका गेम प्लान है इस यूनिट को जीतने का। तो रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, सेक्शन 1 क्रेडिटर राइट्स। यहां हम दो बहुत ही पावरफुल लीगल टूल्स को समझेंगे, मार्शलिंग और सबरोगेशन। इनका मकसद बस एक ही है कि जब एक ही प्रॉपर्टी पर कई लोगों का पैसा लगा हो तो सबके साथ इंसाफ कैसे किया जाए। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। 2 लेंडर्स हैं और सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर्टी सिर्फ एक। अब सवाल यह है कि जब पैसा वसूलने की बारी आएगी तो पहले किसको मिलेगा, जीतेगा कौन? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉ हमें एक जबरदस्त टूल देता है जिसे कहते हैं मार्शलिंग। ओके, आइए सेक्शन 81 को बिल्कुल आसान भाषा में तोड़ते हैं। स्टेप 1, सिचुएशन समझिए। एक है हमारा रेड लेंडर जिसके पास 2 प्रॉपर्टीज एक्स और वाई गिरवी रखी हैं। फिर आता है ग्रीन लेंडर, बेचारा, उसके पास सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ प्रॉपर्टी एक्स है। अब यहां पर आएगा असली ट्विस्ट। स्टेप 2 में ग्रीन लेंडर के पास एक सुपर पावर है। वो रेड लेंडर को कह सकता है, भाई तुम अपना पैसा पहले प्रॉपर्टी वाई से वसूल करो, एक्स को मत छेड़ो। स्टेप 3 हमें बताता है कि ऐसा क्यों, ताकि ग्रीन लेंडर की सिक्योरिटी यानी प्रॉपर्टी एक्स सेफ रहे। सिंपल, लेकिन एक शर्त है और यह सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4 कहता है कि इस पूरे प्रोसेस में रेड लेंडर या किसी और तीसरे बंदे का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लॉ हमेशा फेयरनेस देखता है। अब देखिए, इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मार्शलिंग का मतलब है सिक्योरिटीज को अरेंज करना ताकि छोटे लेंडर को प्रोटेक्ट किया जा सके, जबकि सबरोगेशन जो सेक्शन 92 में है उसका मतलब है क्रेडिटर को ही सब्स्टिट्यूट कर देना। मतलब अगर मैं आपका मॉर्टगेज चुका दूं तो मैं एक तरह से आपके लेंडर के जूते में पैर डाल रहा हूं, मुझे उसके सारे राइट्स मिल जाएंगे। तो एक है एसेट्स को अरेंज करना, दूसरा है इंसान को सब्स्टिट्यूट करना। सिंपल एज दैट। अभी तक हमने मॉर्टगेज की बात की जो कि एक बहुत ही सॉलिड सिक्योरिटी है। लेकिन सोचिए, अगर आपको थोड़ा हल्का, थोड़ा फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी टूल चाहिए तो बस यहीं टीपीए का सेक्शन 100 काम आता है जो चार्ज को इंट्रोड्यूस करता है। आइए देखते हैं कि यह मॉर्टगेज से इतना अलग क्यों है। ये टेबल, इसको तो आप एग्जाम के लिए घोट के पी जाइए। सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए पहली लाइन में, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। मॉर्टगेज में प्रॉपर्टी का एक हिस्सा, एक इंटरेस्ट, लेंडर को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन चार्ज में नो, कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता। सिर्फ उस प्रॉपर्टी से पैसा लेने का एक राइट क्रिएट होता है। और बस इसी एक फर्क से जो आखिरी रो है ना, इन्फोर्समेंट, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो कहा वो पिछले पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आपने एक प्रॉपर्टी पैसे देकर खरीदी है और आपको उस पर लगे किसी चार्ज के बारे में जरा भी आइडिया नहीं था, आप बिल्कुल अनजान थे, तो कोई आपसे वो पैसा वसूल नहीं कर सकता। लॉ हमेशा एक इनोसेंट बोनाफाइड बायर को प्रोटेक्ट करता है। चलिए अब टीपीए के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, लीजेस। ये वो कमाल का लीगल टूल है जो प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार यानी पोजेशन उसके मालिकाना हक से यानी ओनरशिप बिल्कुल अलग कर देता है। जरा सोचिए, आप जब कोई फ्लैट रेंट पर लेते हैं तो आप एक लीसी हैं या लाइसेंसी, और आप कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। लीसी को रेंट कंट्रोल एक्ट जैसे कई कानून प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि एक लाइसेंसी को ऐसी कोई खास लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती। तो चलिए इसके फर्क को ठीक से समझते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है और इसका अल्टीमेट टेस्ट है। दूसरी रो देखिए, एक्सक्लूसिव पोजेशन। अगर एग्रीमेंट आपको प्रॉपर्टी पर पूरा एक्सक्लूसिव कंट्रोल देता है, इतना कि आप मालिक को भी बाहर रख सकते हैं, तो वो लीज है। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करने की परमिशन है और कंट्रोल मालिक के पास ही है, तो वो लाइसेंस है। लैंडमार्क आर.एन. कपूर केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, डॉक्यूमेंट के नाम पर मत जाओ, उसके सब्सटेंस को देखो। ठीक है, अब हम लीज और लाइसेंस का फर्क तो समझ गए, तो चलिए अब लीज के थोड़ा प्रैक्टिकल साइड में चलते हैं। मतलब उसकी पूरी लाइफ साइकिल को देखते हैं, उसके बनने से लेकर उसके खत्म होने तक। चलिए इस टाइमलाइन को फॉलो करते हैं। सेक्शन 107 साफ साफ कहता है कि अगर कोई लीज 1 साल से ज्यादा की है तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही होनी चाहिए, फुल स्टॉप। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूरेशन नहीं लिखी तो सेक्शन 106 कहता है कि नॉर्मल प्रॉपर्टी के लिए ये मंथ टू मंथ मानी जाएगी। और आखिर में सेक्शन 111 हमें लीज को खत्म करने के अलग अलग तरीके बताता है, जैसे टाइम पूरा हो जाना या फिर एक प्रॉपर नोटिस देकर।
अभी तक हमने जमीन जायदाद यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की। आइए अब एक बहुत ही यूनिक चीज की बात करते हैं, एक्शनेबल क्लेम्स। ये बेसिकली किसी से पैसा वसूलने का अधिकार है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस अधिकार को भी आप किसी दूसरे सामान की तरह बेच या ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेक्शन 3 के हिसाब से ये एक्शनेबल क्लेम आखिर है क्या? बस 2 चीजें याद रखिए। पहला, ये कोई अनसिक्योर्ड डेट हो सकता है, मतलब ऐसा कर्ज जिसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं रखी गई। और दूसरा, ये किसी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट हो सकता है जो अभी आपके कब्जे में नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल, अपने दोस्त से 5,000 रुपये वापस लेने का राइट, या फिर फ्यूचर में मिलने वाला इंश्योरेंस का पैसा। ये स्लाइड आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। रेंट के अरियर्स, हाँ ये एक्शनेबल क्लेम है। क्यों? क्योंकि ये एक अनसिक्योर्ड डेट है। पर मॉर्टगेज डेट नहीं, वो सिक्योर्ड है। किसी पर केस करके डैमेजेस वसूलने का अधिकार, ये भी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही कोर्ट आपके फेवर में डिक्री पास कर देती है, वो डिक्रीटल डेट बन जाता है और फिर वो एक्शनेबल क्लेम नहीं रहता। तो ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि ये क्लेम ट्रांसफर करना है, पर कैसे? देखिए, सेक्शन 130 का प्रोसेस है तो सिंपल, पर इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली चीज, सब कुछ इन राइटिंग होना चाहिए। जुबानी बात की यहां कोई वैल्यू नहीं, सब वॉइड है। और हाँ, ट्रांसफरर के साइन जरूर होने चाहिए। इसके बाद ट्रांसफर तो हो गया कंप्लीट, लेकिन रुके, असली गेम तो अब शुरू होता है। सेक्शन 131 का ये प्रो टिप दिमाग में बैठा लीजिए। जिस बंदे से पैसा लेना है, यानी डेटर, उसको आपको लिखकर नोटिस भेजना ही भेजना है। अगर आपने ये नहीं किया ना, तो डेटर जाकर पुराने क्रेडिटर को पैसे दे देगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। आपका पैसा लिटरली डूब जाएगा। सो नोटिस इज एवरीथिंग। चलिए एक गहरी सांस लीजिए। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब टाइम है इस सब को एग्जाम के लिए लॉक इन करने का, एक सुपर क्विक 30 सेकेंड रीकैप के साथ। रेडी? लेट्स गो। मार्शलिंग, सिक्योरिटीज को अरेंज करना। सबरोगेशन, क्रेडिटर को सब्स्टिट्यूट करना। चार्ज, कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता। लीज वर्सेस लाइसेंस, टेस्ट है एक्सक्लूसिव पोजेशन। 1 साल से लंबी लीज रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर लिखित में होना चाहिए। दैट्स इट। ये 6 पॉइंट्स आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। ओके, क्वेश्चन टाइम। आपके लिए पहला सवाल, मॉर्टगेज और चार्ज के बीच में वो एक सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? सोचिए, अभी डिस्कस किया था हमने। सही जवाब है द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी में एक हक ट्रांसफर करता है, जबकि चार्ज सिर्फ उस प्रॉपर्टी से पैसा वसूलने का अधिकार देता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्रूशियल क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने लीज और लाइसेंस के बीच फर्क करने के लिए वो कौन सा प्राइमरी टेस्ट बताया है? लैंडमार्क केस याद है? और जवाब है द टेस्ट ऑफ एक्सक्लूसिव पोजेशन। जैसा कि आर.एन. कपूर केस में डिसाइड हुआ, अगर आपका अग्रीमेंट आपको सबको, यहां तक कि मालिक को भी प्रॉपर्टी से बाहर रखने का अधिकार देता है, तो वो लीज है, फिर चाहे डॉक्यूमेंट पर बड़े बड़े अक्षरों में लाइसेंस ही क्यों ना लिखा हो। और इसी के साथ आपने यूनिट 5 के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर लिया है। आई एम श्योर अब आपको काफी कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। तो आप जाइए और उस एग्जाम को एस कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।